नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि व्यंजन संधि होती क्या है, किसे कहते हैं व्यंजन संधि, इसका क्या अर्थ या परिभाषा क्या हो सकती है जो हम समझ सकें आसानी से, या इसके उदाहरण जिनके माध्यम से बहुत सरल तरीके से कम समय में और प्रभावशाली रूप से हम समझें कि व्यंजन संधि क्या है। और इसके प्रकार भी आते हैं बहुत से, तो प्रकार क्या है, उनकी क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस हैं जो आपके लिए, आपके किसी अपने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो आप लोगों से मिस ना हो, उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों ये वीडियो भी आप लोग एंड तक देखिए ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो और आप इस पूरे टॉपिक को, व्यंजन संधि को अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि व्यंजन संधि होती क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो दोस्तों सबसे पहले परिभाषा देखें तो सीधी सी बात है कि जब भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण हो और उसके बाद आने वाला और आकर उसके साथ जुड़ने वाला, मतलब उत्तर पद का प्रथम वर्ण या फिर स्वर हो या फिर व्यंजन हो, कोई भी हो इन दोनों में से, तो जब इनका मेल होता है तो जो नया पद बनता है, जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन ही हमारा क्या है, व्यंजन संधि है। हम उसी को व्यंजन संधि कहते हैं, उसी प्रक्रिया को पूरी। और दोस्तों ये व्यंजन संधि कहते किसे हैं, उसका ये हो गया। और अब व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं। तो हल संधि क्या है दोस्तों, हल एक प्रत्याहार है। जैसे अच एक प्रत्याहार है ना, वैसे ही हल एक प्रत्याहार है। अच से बनता है अजंत, जिसके अंतर्गत सारे के सारे स्वर वर्ण आते हैं और माहेश्वर सूत्रों के शुरुआती 4 सूत्र आते हैं। ठीक है, हल प्रत्याहार से हलंत शब्द बनता है, मतलब हल हो जिनके अंत में, जिसके अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ गए और हमारा क्या है, पूरी की पूरी जो हमारे माहेश्वर सूत्रों के अंतिम 10 सूत्र हैं वो उसमें आ गए। तो दोस्तों अजंत और हलंत इन 2 शब्दों में हमारे पूरे माहेश्वर सूत्र भी समाहित हो गए, हमारी पूरी वर्णमाला भी समाहित हो गई। तो दोस्तों ये जो प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाने होते हैं और माहेश्वर सूत्रों का जिनके आधार पे बनाने होते हैं, और अजंत और हलंत क्या है दोस्तों, इस सब का सब हमने वीडियोस बना रखी हैं, सेपरेट वीडियोस अलग अलग, और वो आपको अवेलेबल मिलेगी हमारे चैनल पे। तो आप जाइए उस पर देखिए, वो टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा और आसानी से समझ आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और देख लिया है तो दोबारा देख लीजिए, और इजी पड़ेगा आप लोगों को, फ़ायदा आपका ही है। तो दोस्तों अब आते हैं उदाहरणों पे। तो उदाहरण क्या है, अजंत पहला उदाहरण है, इसी को ले लिया हमने। तो अजंत जो बना है वो 2 पदों से, अच और अंत। अच का अंतिम वर्ण क्या है, च, जो एक व्यंजन वर्ण है, और उसके बाद मतलब अंतः का जो प्रथम वर्ण है अ, जो उसके साथ जुड़ रहा है, वो एक स्वर वर्ण है। और जब व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो रहा है तो हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, मेल होने के बाद जो कुछ भी है वो व्यंजन संधि है। ये पूरा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों अजंत हो गया। अब दूसरा है हमारा उच्चारणम। तो उच्चारणम को तोड़ेंगे, उत धन चारणम, विग्रह ये हो गया, तोड़ेंगे मतलब विग्रह। तो उत का जो अंतिम वर्ण है त, वो हमारा है एक व्यंजन वर्ण, और उसके बाद आकर उसके साथ जुड़ने वाला मतलब चारणम पद का प्रथम वर्ण च, वो एक व्यंजन वर्ण है। और इन व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है तो भी व्यंजन संधि हो रही है। तो दोस्तों परिभाषा यहाँ हमारी सार्थक हो गई, ठीक है, साबित हो गई। अजंत में हमारा व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है, जो हमारा उच्चारणम पद है उसमें जो हमारा व्यंजन वर्ण है उसका व्यंजन वर्ण के साथ ही मेल हो रहा है। तो दोस्तों ये जो दोनों उदाहरण हैं ये बता रहे हैं कि चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जुड़ने के बाद जो परिवर्तन होगा, जो भी प्रक्रिया है, वो व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आएगी। ये दोनों उदाहरण व्यंजन संधि के ही हैं और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो दोस्तों अजंत जो पद है उसके अंतर्गत आते सारे स्वर वर्ण हैं। ठीक है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आते सारे स्वर वर्ण हैं, लेकिन ये जो पद है ये स्वयं किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो हो गई ना मजेदार बात। तो ये जो कैसे बने ये पद, कैसे उदाहरण बनते हैं, ये शब्द कैसे बनते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि जो व्यंजन संधि क्या है वो हम समझ गए। अब व्यंजन संधि के प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि को विभाजित किया जाता है कई प्रकारों में। तो
तो कितने प्रकार होते हैं? बहुत से होते हैं, जैसे शुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जश्त्व संधि, चर्त्व संधि, अनुनासिक संधि, और जितने भी उदाहरण हैं हमारे, इन सभी उदाहरणों को हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में देखेंगे, सभी प्रकारों को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो, आपको व्यंजन संधि पूरी अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों शुत्व संधि को हम अभी शुरू करते हैं समझना। तो इसमें दोस्तों एक सूत्र होता है, क्या होता है? स्तोह चुनाश्चु। अब दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सूत्र है स्तोह चुनाश्चु, इसके आगे संख्या है 8.4.40। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा संस्कृत व्याकरण का महर्षि पाणिनि के द्वारा कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी। उसमें ये जो संख्या है ये इस सूत्र की संख्या है कि इस नंबर का सूत्र है ये किसका? 8वें अध्याय के 4थे पाद का हमारा 40वां सूत्र। तो ऐसे करके अलग अलग सूत्रों की संख्याएं हैं वहां। तो क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और स्तोह चुनाश्चु शुत्व संधि का एक सूत्र है जिसके आधार पर ये जो संधि है पूरी समझी जा सकती है। अब दोस्तों इसमें 3 पद हैं, कुल 3 पद। कौन कौन से हैं? स्तोह, शुना, श्चुः। स्तोह का जो मूल पद है इसमें स्तु है। स्तु मतलब सकार त वर्ग। तो कहा गया है कि स्तोह मतलब सकार त वर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? श्चुः मतलब तालव्य शकार और च वर्ग का आदेश हो जाए। ठीक है, और आदेश क्यों हो रहा है और कब हो रहा है इसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? तो तीसरा पद बताता है श्चुना मतलब शकार, तालव्य शकार और च वर्ग के परे रहने पर। ठीक है, मतलब जब सकार त वर्ग के साथ, मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण सकार त वर्ग में से कोई भी हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण शकार च वर्ग में से कोई भी हो, जब ये मिलेंगे तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है सकार त वर्ग, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? श्चु मतलब शकार च वर्ग आ जाएगा, कोई भी वर्ण। तो ये है इसका अर्थ, जो छोटी सी एक कहानी है। अब दोस्तों जो हमने छोटी सी कहानी पढ़ी उसकी समझी, अब उसी को और डिटेल में हम समझेंगे, आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों यही कहा गया है कि जब स्तु मतलब सकार त वर्ग के बाद आकर साथ जुड़ने वाला, मतलब उत्तर पद का प्रथम वर्ण, तालव्य शकार और च वर्ग के में से कोई भी वर्ण हो, ठीक है, जब इनका मेल होगा तो सकार त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? शकार च वर्ग हो जाएगा। अब इसमें क्या है? ये तो वही बात होगी, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा देश वैसा भेष। संगति का असर हो गया ना, जिसके साथ जुड़ रहा है उसी के रूप में परिवर्तित हो गया, उसी का रूप ले लिया। ठीक है, अब इसी को समझो। तो स्थानीय और आदेश, स्थानीय वर्ण कौन से हैं? जिनके स्थान पर परिवर्तन होता है, और वो कौन कौन से हैं यहाँ? स, त, थ, द, ध, न, त वर्ग पूरा। तो ये क्या है? स्थानीय वर्ण है। ठीक है, और इनके स्थान पर जो आदेश हो रहा है वो है आदेश वर्ण। और शुत्व संधि में जो आदेश वर्ण है वो कौन से हैं? वो है श, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, श तालव्य है, तो इनके स्थान पर ये आदेश हो रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स वर्ण है उसके स्थान पर, वो दंत्य वर्ण है। ठीक है, अब उसके स्थान पर जब परिवर्तन होगा, परिवर्तित वर्ण अगर वो होगा, परिवर्तन जिसके स्थान पर किया जाएगा, तो परिवर्तित वर्ण कौन सा आएगा? श वर्ण ही आएगा। ठीक है, तालव्य श। ऐसे ही जब त वर्ग का प्रथम वर्ण त होगा, पूर्व पद का जब अंतिम वर्ण त वर्ग का प्रथम वर्ण त होगा, तो उसके स्थान पर भी जब च वर्ग का कोई वर्ण आएगा तो प्रथम वर्ण ही आएगा। स्थानींतरतमः वाला सूत्र है ना, वो समझिए, सीधी सी बात है। जिस स्थान का, जिस नंबर का सूत्र है, उसके स्थान पर जब परिवर्तन होगा तो उसी अंक का वर्ण, जैसे त पहला वर्ण है तो उसके स्थान पर च वर्ग का पहला वर्ण च आ गया। थ दूसरा वर्ण है उस वर्ग का, तो उसके स्थान पर दूसरा वर्ण छ आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वर्ण ध के स्थान पर तीसरा वर्ण ज आ जाएगा। चौथे वर्ण के स्थान पर चौथा वर्ण आ जाएगा, ध के स्थान पर झ। ऐसे ही न के स्थान पर य। पांचवा वर्ण तो पांचवा वर्ण। अब दोस्तों हमने जो इतनी कहानी कही है, इतना सब कुछ जो डिस्कशन किया है, चर्चा की है, उसका सारांश जो है हमें उन उदाहरणों में मिल जाएगा, इन उदाहरणों में। ठीक है, वो सारांश रूप में हम ये उदाहरण पढ़ेंगे तो पूरी कहानी हमें समझ आ जाएगी और अच्छे से। समझ तो खैर आ गई होगी, अब उदाहरण क्या है और अच्छे से समझा देंगे। तो पहला उदाहरण है हमारा सज्जनः। तो दोस्तों पहला उदाहरण है हमारा सज्जनः। सज्जनः जब विग्रह करेंगे तो बनता है सद धन जनः। अब सद पद का जो अंतिम वर्ण है द, वो त वर्ग का तृतीय वर्ण है। ठीक है, स्थानीय वर्ण जिसके स्थान पर परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होने के बाद भी च वर्ग का तृतीय वर्ण ही आएगा, जो है ज, च, छ, ज। तो द के स्थान पर ज होगा तो बनेगा सज धन जनः। पद क्या बना? सज्जनः। ऐसे ही हमारा कश्चित भी है, कस धन चित।
स क्या है, स है, सवर्ण, दंत्य स, और उसके स्थान पर जब परिवर्तन होगा तो कौन सा आएगा, उसके स्थान पर आएगा तालव्य श। ठीक है, तो बनेगा क्या, कश्चित। बहुत ही साधारण सी बात है। ऐसे ही शारंगिन जय भी उदाहरण है, मतलब शारंगिन धन जय, तो शारंगिन का जो अंतिम पद है न, वो पंचम वर्ण है त वर्ग का। ठीक है, अब दंत्य वर्ण पंचम वर्ण है तो उसके स्थान पर भी क्या आएगा, तालव्य पंचम वर्ण आएगा, और वो क्या होगा हमारा, य। ठीक है, तो शारंगी जय बना क्या, शारंगी जय। ऐसे ही उज्ज्वला, ये भी सज्जन जैसा उदाहरण है। उद धन ज्वल, द के स्थान पर ज आ गया, तीसरे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण बन गया क्या, उज्ज्वल। समझ गए, बहुत ही आसानी से समझ आ जाते हैं उदाहरण। अब दोस्तों वो उदाहरण तो हम समझ गए, अब उनके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बृहद झर। इसमें क्या है, बृहद धन झर, मतलब बृहद का तृतीय वर्ण है ये, त वर्ग का द। ऐसे ही उसके स्थान पर क्या आएगा, तृतीय वर्ण ही आएगा, तो बना क्या, बृहद झर। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है दुष्चरित्र। तो दुष्चरित्र का क्या है, विभक्त करेंगे, जब हम उसे विभक्त करेंगे तो क्या बनेगा, दुष धन चरित्र है। ठीक है, तो दुष तो परिवर्तित होकर हो जाएगा ना, हाँ, तो दुष धन चरित्र मतलब दंत्य सकार रहेगा, जिसका परिवर्तन होकर क्या होगा, तालव्य शकार हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, दुष्चरित्र। तो दोस्तों ये उदाहरण देख के आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसका, पूरा समझ आ गया होगा शुत्व संधि का। अब दोस्तों हमें भी पता चले कि आपको समझ आया कि नहीं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उच्चारणम और मनश्चंचलम, दो शब्द दिए मैंने, और अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। तो उच्चारणम और मनश्चंचलम, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा विग्रह, कौन कौन से पद आएंगे विग्रह में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हमें भी पता चले कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है, हम सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, आगे हम वीडियोज़ में उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।